क्यों? बेसिकली हमको थीटा निकालने बोला तो tan थीटा। तो डिस्टेंस के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं फिर हाँ। पैरामीट्रिक तो इक्वेशन क्योंकि यूज यहाँ करके। पर एक ही लाइन पर डिस्टेंस मेजर की जा रही है, OA OB OC, उसी लाइन पर डिस्टेंस, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, थीटा निकालना है, उसी लाइन पर वो डिस्टेंस मेजर की जा रही है। और जब भी ऐसा हो, पैरामीट्रिक फॉर्म बेटर होती है यूज करना, ऑब्वियसली बेटर होगी। ऐसा नहीं है कि वही एक मेथड है, दूसरे तरीके भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन की इक्वेशन को अज्यूम किया y = mx, और मैंने क्या किया, मैंने हर एक लाइन के साथ उसको सॉल्व किया, a b c के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी कि उससे काम हमारा जो है बहुत लेंदी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। ये इक्वेशन में थोड़े चेंज कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी इजी रहे। इसको 49 कर लो, और इसको OB वाले को 18 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर हो जाएगी अब। हाँ अब ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस? सर सबसे हम पहले थीटा ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स RA cos थीटा लिख सकते हैं, कॉमा RA sin थीटा। लेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बी x - 0 upon cos theta is equal to y - 0 upon sin theta is equal to r। तो यहां पर डेफिनेटली इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को मैं r cos थीटा r sin थीटा अज्यूम कर सकता हूँ। x is equal to r cos थीटा एंड y is equal to r sin थीटा अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर r इक्वल्स टू OA हुआ, अगर r की वैल्यू OA है, ये देखो ये डिस्टेंस OA, तो अगर मैंने r को यहाँ पे OA रखा तो ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? x is equal to OA cos थीटा, y is equal to OA sin थीटा, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो अगर x is equal to OA cos थीटा, y is equal to OA sin थीटा a के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, x plus y is equal to 1 को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हम रखा है, हमने रखा है इसको OA, कॉमन हो गया, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से बिकॉज क्वेश्चन में 1/OA स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1/OA। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। क्या किया हमने r को OA रख दिया, और इसके बाद x और y की वैल्यूज लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। जो फर्स्ट लाइन है हमारी x plus y is equal to 1, जिस पर a लाई करता है, a सेटिस्फाई करता है उसको। सिमिलरली अगर हमने r को o भी लिख दिया, तो अब ये x is equal to OB cos थीटा, y is equal to OB sin थीटा, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? ये सेकंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आ जाएगा बताओ? r यानी कि OB cos थीटा, OB cos थीटा प्लस क्या है, 2y है ना, x प्लस 2y प्लस 2OB sin थीटा इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। यहां से भी देखो OB कॉमन निकालोगे तो यू गेट cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/OB। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। एंड व्हाट इफ r इज इक्वल टू OC? OC तो हम C की बात कर रहे हैं, C इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, OC कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू क्या? 7। सो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 7/OC, थर्ड इक्वेशन।
और अब जो गिवन इक्वेशन उसको ध्यान से देखो, क्या गिवन इक्वेशन है? गिवन इक्वेशन है कि 1/OA² प्लस 49/OC² इज इक्वल टू 18/OB². तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए. 1/OA² क्या हो गया? ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर. 49/OC² क्या होगा? तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने ये कोएफिशिएंट चेंज क्यों करवाए थे? वो 7² से कट जाएगा. इजी हो जाएगा और Easy है ना? डायरेक्टली 7 पुटिंग कर देंगे. राइट. तो ये हो गया तुम्हारा 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 18. तो 18 में अगर हम 2 निकाल दें तो 9/OB². ये देखो 3/OB का होल स्क्वायर. सो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर. तो ये है फाइनल इक्वेशन टू फाइंड थीटा. अब आई डोंट नो, मैंने डेटा तो बहुत रैंडम रखा है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा या नहीं आएगा. ऊपर स्क्रॉल करेंगे. हाँ बिल्कुल. क्वेश्चन पर. यस सर. ओके हो गया सर. थैंक यू. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. क्या बन रही है देखो. cos² थीटा 4 cos² थीटा, ये हो गया 5 cos² थीटा, और एक यहां से आएगा 2 cos² थीटा, तो ये हो गया फाइनली 3 cos² थीटा. जैसे यहाँ पे देखो sin² थीटा 9 sin² थीटा, ये हो गया 10 sin² थीटा, और यहाँ पे कितना है 8, तो प्लस 2 sin² थीटा. कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, कुछ गलती हो सकती है. देन 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे कितना है 12 sin थीटा cos थीटा, 14 हो गया, और माइनस कितना होगा बताओ यार. सर टोटल में 4 sin थीटा cos थीटा होगा. टोटल में 8 यहाँ ना, पे 8 हो गया ना, RHS में 8 हो गया. तो 14 माइनस 8 6 हो गया क्या? 12 है ना, 12 है. इसमें 12 था ना. अबे 12 अच्छा हाँ तो हाँ हाँ ओके ओके 12 प्लस हाँ 12 प्लस 2 सॉरी. कुछ भी कर रहा है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटर मेथड क्या हो सकता है? tan में कन्वर्ट कर लो, cos² थीटा से डिवाइड कर लो, राइट. cos² थीटा से डिवाइड कर लो भाई. क्या बन गया ये? 2 tan² थीटा प्लस 6 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और अब जो भी आंसर आता हो, tan थीटा इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट. क्या यार, क्या है ये? रूट रियल है ना? 2√3 12. 2√3 आ गया. 36 माइनस 24, हाँ, डिवाइड बाय 4. सो tan थीटा इज -3/2 प्लस माइनस √3/2. ऐसा कुछ है भाई. दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, दो आंसर्स आने तो. सर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा सोल्यूशन नहीं है? ये कैसे कह सकते हैं, बात तो सही है. तो देखो एक्स्ट्रा सोल्यूशन इसलिए आना चाहिए क्योंकि हर जगह हमने स्क्वायर कर रखा है. देखो एक प्रॉब्लम क्या आती है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली प्रॉब्लम आती है कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की, अब मैंने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, मतलब इस ऑर्डर मैंने इसको अज्यूम कर रखा है. ऐसा हो सकता है कि ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो, कहीं नीचे जाके कट कर रहा हो, मतलब OA की जगह पे -OA हो रहा हो, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें इसलिए नहीं आएगी बिकॉज जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें ऑलरेडी तीनों लेंथ्स का स्क्वायर हो रखा है, तो इसलिए हम गलती नहीं कर रहे हैं, तो कंफर्म्ड है. इसलिए मैंने कहा कि दोनों आंसर सही होंगे इन एनी सिचुएशन. यहां पर अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, समझ रहे हो. अगर यहाँ पर ये OA² की जगह पे OA होता, OC होता, OB होता,
तो शायद हो सकता है कि जो सोल्यूशन आता वो शायद सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है, मतलब वो वेरीफाई एक बार करना पड़ता है उसको, लेकिन अभी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन को वो चीज सेटिस्फाई करेगी बस, ठीक है। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था जे एडवांस में, उसमें उन्होंने डेटा उन्होंने बहुत सोच समझ डालते हैं ना वो, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनती है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, केवल एक ही आंसर आता है, मुझे आंसर भी याद है tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 ऐसा कुछ आता है, तो वो मतलब डेटा उनका बहुत अच्छा रहता है, केवल एक ही केस बना था उसमें एक आंसर आ गया था, ठीक है। फिलहाल पर्पस ये था तुम्हें बताने का कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पर लाइन पे डिस्टेंस मेजर करनी है तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करनी चाहिए, बेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डेडिकेटेड टू पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइन। तो ये थी पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली है, 2 पॉइंट सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब एक लास्ट फॉर्म बचती है, किसी को कोई बात कुछ डिस्कस करना हो बताओ। सर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइक और सवाल भी बन सकते हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले। हाँ बड़ो बाद में भी हमारे पहुंचे नहीं, लाइक हाँ सर। बन सकते हैं। सो ये लास्ट पॉइंट से हम जो है इस पॉइंट पूरे सब टॉपिक को खत्म करते हैं। खैर इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? अब तक हमने जितनी भी इक्वेशंस देखी, जितनी फॉर्म्स देखी, उनमें क्या ऑब्जर्व किया? दैट एवरी इक्वेशन is a linear equation in x and y. So every such equation ax plus by plus c equals to 0 will represent a straight line, except कोई contradiction ना हो, for example except a b 0 हो गए और c not equal to 0 हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो ये contradiction हो जाएगा। Otherwise, ax plus by plus c is equal to 0 will represent at least one straight line. At least one मैंने इसलिए कहा कि मान लो तीनों 0 हो गए, a is equal to b is equal to c is equal to 0. Now this will become an identity, है कि नहीं? अगर तीनों कोएफिशिएंट 0 हैं तो फिर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उस वक्त ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, क्या होगी? This will represent every point, each point on the coordinate plane. तो ये स्पेशल केसेस छोड़ दो तो फिर ax plus by plus c is equal to 0 will always give you a straight line. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन जनरल है तो अब तक हमने जितने फॉर्म्स पढ़े उनमें इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, एक बार फिर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, जैसे कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म में तो लिख लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी, राइट। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको स्लोप साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम उसको लिखते हैं, और ठीक है कई लोग याद करने की कोशिश करते हैं तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है। What is the slope of this straight line जिसकी इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 है? Slope is minus a by b. minus a by b. यानी याद रखने के लिए it is minus coefficient of x divided by coefficient of y. ठीक है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? Assuming that each and every coefficient is non-zero जब हम डिवाइड करते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में और उसी कांस्टेंट पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। सो x अपॉन माइनस सी बाई ए, y अपॉन माइनस सी बाई बी प्लस 1। तो ये साफ दिखने लगता है कि हाँ भाई
x के डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो x इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और y intercept is minus c by v, which is minus constant term divided by coefficient of y. So इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएंगे, और हमने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। हाँ, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो। बट ये ध्यान रहे कि नॉर्मल फॉर्म हम तभी बोलेंगे जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी। सो इफ माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन वी विल से ओके, ये जो है हमारी a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स x, b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन सर बट फिर इसमें c पे कंडीशन नहीं आ गई। हाँ, मतलब c नेगेटिव है, सिंपलाइज c इज नेगेटिव, और क्या कंडीशन आ गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सेटिस्फाई करवाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स। अगर c नेगेटिव है तो ये इक्वेशन चलेगी, अगर ये नहीं है तो माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करके बनाओ उसको पॉजिटिव। कहने मतलब ये है राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म तो बताइए, दैट्स इट। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, इतना। फाइन, आगे बढ़े। यस सर सर। 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ, ये सब एनसीईआरटी लेवल पे है भी, हमें अभी बहुत मजेदार बातें, बढ़िया बातें होने वाली हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ी सी इंक्लूड करूंगा, उसमें मजा आएगा फिर। ओके, हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट भी छोटा सा ही है, उसको भी कवर कर लेते हैं। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, हाँ, जैसे मान लो we have to assume a line parallel to ax plus by plus c is equal to 0. So this line, how can we assume it? This line can be assumed as, बताओ मुझे ये इंश्योर करना है कि जो लाइन मैं अज्यूम जो लाइन मुझे हाँ अज्यूम करनी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल। तो सर a कांस्टेंट कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये जो लाइन होगी उसके x और y के कोएफिशिएंट्स सेम रखो, ax plus by, and yes you can change the third constant term. This line will be parallel to the given line always. Why? Because slope of a line is simply minus a by b. So as long as coefficient of x and y are same, slope of these two lines will remain same. तो क्या मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन में, अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, अगर ये बात कहीं कही जाती है तो तुम तुरंत उसको अज्यूम कर लो। अब अगर लाइन गिवन है तो मतलब तुम्हें ए बी सी दिया होगा, तो इस लाइन में तुम्हें ए और बी तो मिल ही गया। द ओनली अननोन विल बी लैम्डा, और लैम्डा को निकालने के लिए कोई ना कोई और इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सर ऐसा भी तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो। नहीं, वो केस सब उसमें आ गए ना यार। अब मेरी एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये लाइन अलग थोड़ी ना हो गई।
लाइन तो सेम ही है ना यार, समझ रहे हो? इक्वेशन तुम्हें दिख रही है डिफरेंट, बट है तो फाइनली सेम ही इक्वेशन। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मुझे एक लाइन अज्यूम करनी है जो इस बार परपेंडिकुलर है, सर मतलब अगर के ए और के बी हो जाता तो? हाँ तो तुम के से डिवाइड कर दो, लैम्डा की जगह अल्फा लो, अल्फा बाय के इज लैम्डा, ओके सर। राइट? बिकॉज वी हैव जीरो ऑन द राइट हैंड साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ये समझो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है मैंने, a line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 can be assumed as what? बताओ। सर उसका स्लोप बी बाई हो जाएगा। अब भाई इस लाइन का स्लोप जो है, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका स्लोप इस लाइन का है, हमको पता है -a/b। तो जो लाइन मुझे चाहिए उसका स्लोप क्या होना चाहिए? b by b/a। जो लाइन मुझे अज्यूम करनी है उसका स्लोप होना चाहिए b/a। तो अब सोच के बताओ कि इक्वेशन जो तुम अज्यूम करोगे वो तुम क्या करोगे सच दैट स्लोप उसका b/a है। सर या तो b या a माइनस होगा। माइनस तो फर्स्ट को पॉजिटिव रख लेते हैं, bx minus ay plus lambda is equal to 0। बोलो क्या है इस लाइन का स्लोप? -b अपॉन -a यानी b/a। सही है ना यस सर। भाई, समझ में आ रही है बात? तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे फायदा बस ये मिलेगा कि तुम एक स्टेप या दो स्टेप बचा ले जाओगे। ऐसे ध्यान रखोगे तो एक दो स्टेप बच जाएंगे। टाइम सेव करना है ना हमको। फाइन, तो अगर तुम्हें लाइन पैरेलल अज्यूम करनी है तो ऐसा कर लो, और अगर तुम्हें लाइंस को परपेंडिकुलर अज्यूम करना है तो ऐसे कर लो। इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अभी क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ये चलो कर ही लेते हैं, अभी करते हैं। नोट कर लो पहले इसको नोट करो। ये देखो भाई, ABCD is a square as shown in the diagram। जैसा बनाया गया है वैसे ही बताना है, ठीक है? सो इफ ABCD is a square और मैं तुम्हें A और B दे दिए, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन आने वाला है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D एज शोन। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एक ABCD ऐसा ही बन सकता है ना नीचे से, लेकिन नीचे वाला नहीं बनाया है, तो C जो है वो B के ऊपर है। जैसा बनाया गया है उसी हिसाब से आंसर आना चाहिए। चलो, find coordinates of C and D in this diagram। If ABCD is a square, find coordinates of C and D।
चलो अब तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते मेथड डिस्कस करो अपने। कौन डिस्कस कर रहा है? शौनक, क्या मेथड तुम्हारा? शौनक हाँ सर। किस? सर एक बहुत आप- बेसिक मेथड हो गया करके कि क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें पॉइंट्स अज्यूम करके। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। कितने वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ेंगे उसके लिए, ये बताओ मुझे। C के लिए x1 y1, D के लिए x2 y2, 4 वेरिएबल्स यानी कि 4 इक्वेशंस। तो चलो केवल हम C की बात करें, x1 y1। अभी मैं केवल C निकाल रहा हूँ, D को छोड़ दो। तो C को निकालने के लिए तुम कौन कौन से डिस्टेंसेस यूज करने वाले हो बताओ, क्योंकि कम से कम 2 इक्वेशन सर तुमको चाहिए ना। सर x y हम लोग ने अज्यूम कर लिया, तो BC इक्वल टू AB कर देंगे, वो एक इक्वेशन हो गई। ठीक है। और हम पाइथागोरस से और हम AB का लेंथ निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस से हम AC भी निकाल लेंगे। तो तुमने BC भी निकाल लिया और AC भी निकाल लिया, तुम ये कह रहे हो दोनों डिस्टेंस फॉर्मूले। हाँ मतलब ये तो एक ऐसा बंदा जिसने 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू ना की हो वो करेगा तो ठीक है, हाँ है ना। हाँ हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए कवर, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर मेथड आना चाहिए। ऐसा नहीं, आंसर इससे आ जाएगा तेरा, ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए गलत बोला तो नहीं बहुत बेसिक वाला है। बहुत बेसिक है, ठीक है। और कौन बता रहा है? पहले शौनक? सबसे पहले सर परपेंडिकुलर AD का स्लोप सर, निकाल AB का लेंगे एंड slope- फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज कर लेंगे AB का डिस्टेंस निकालने के बाद। आर्यन, यस सर। क्या बात है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म कहीं नहीं गई भाई आप लोगों की। पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ना वो वहीं की वहीं है, और ऐसे हर क्वेश्चन के लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसकी डिस्टेंस तुम्हें B से पता है ना हमको, क्योंकि ये स्क्वायर है। कितनी है डिस्टेंस? जितनी AB है। AB की लेंथ कितनी है बताओ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? सर रूट 5। This is root 5. So this is also going to be root 5. Correct. अब अगर मैं BC की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखूं, कोनिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल मेथड पता होना बड़ी बात नहीं है, बेस्ट मेथड पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट नहीं मिलेंगे, 1-2 मिनट ही मिलेंगे ना। तो पैरामीट्रिक फिर से देखो हमारे काम में आएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ BC लिखते हैं हम। चलो लिखते हैं। तो क्या होगी भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ BC? x माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। और इसमें हमें अब कोई डाउट नहीं है कि हमको जो r लेना है वो प्लस रूट 5 लेना है, राइट। हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि अगर हम y कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करते हैं तो प्लस r लेना होता है। रही बात कॉस थीटा और साइन थीटा की, तो हमको यहाँ पे tan थीटा पता है, हमको उसका स्लोप पता होगा। कितना है इसका स्लोप? स्लोप कितना है BC का? तो AB का स्लोप कितना है? AB का स्लोप है -2 सर BC का 2। अबे AB का BC का स्लोप 2 होगा। सर AB का -2 -2 है। AB का -1/2 है। तू लिखा -1/2 -1/2 y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 होता है। उल्टा क्यों कर रही हो? -1 अपॉन 2 है ना, तो इसका स्लोप हो गया 2। BC का स्लोप है 2, ठीक है। और अगर BC का स्लोप 2 है तो बताओ फिर cos थीटा क्या होगा और sin थीटा क्या होगा? सर sin थीटा को उधर ले जाके सीधे tan थीटा कर देंगे। और अरे सर बता तो सही होगा क्या? 1/√5 और 2/√5 बताओ तो उसकी वैल्यू यार। tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा होगा 1/√5, sin थीटा होगा 2/√5। और अब तुम बहुत आराम से बता सकते हो एक ही स्टेप में, देख रहे हो कहा हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, इक्वेशंस फॉर्म करते, सॉल्व करते, एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ? x इज इक्वल टू क्या? 4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं C के, 4,3। और ये C हमको मिल चुका है भैया। C जो है 4,3 हो गया। A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, C हमने निकाल लिया। हाउ टू फाइंड D? अब D कैसे निकाला जाए? हाउ टू फाइंड D? फिर बस 3 और 1 चेंज हो जाएंगे ना। फिर वो जो 3 और 1 लिया था इक्वेशन सेम रहेगी।
फिर से तुम पैरामीटर की सर इक्वेशन यूज एबी करना का चाहते हो? इक्वेशन निकाल के फिर सीडी का इक्वेशन वही रहेगा कांस्टेंट पे। नहीं, तरीके सबके सही हैं, बट क्या ये बेस्ट है जो तुम बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ लाइन ही वाला वो भी तो। सी निकालने के बाद डी निकालने का तरीका। सर हम स्क्वायर के डायगोनल्स यूज करके कर सकते हैं। परफेक्ट। नॉट जस्ट फॉर स्क्वायर, फॉर रेक्टेंगल, फॉर पैरेललोग्राम, जहां भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां पे ये ट्रिक यूज की जा सकती है कि जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट। इससे तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा ना यार, जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज C हमको पता है 4,3, तो D क्या होगा? मिड पॉइंट दोनों के सेम है, देखो ना, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। बोलो, ठीक है? समझ में आया कुछ? यस सर। सर प्लीज इसके डायगोनल्स वाला रिपीट कीजिए ना। डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है ना यार, ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैंने AC का मिड पॉइंट निकाला तो वही BD का मिड पॉइंट होगा ना। यानी सिंपली समझ लो यस सर। कि जो इसके x कोऑर्डिनेट्स का सम है 1 + 4 5, वही इसके भी x कोऑर्डिनेट्स का सम होगा, बिकॉज x1 + x2 / 2 ही तो मिड पॉइंट होता है, तो वहां से डायरेक्टली D के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। यस। अब M, ये जो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है? M के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 5/2, 5/2। Is it a coincidence? I mean 5/2 आना, चलो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, ये फिर से देखो पैरामीट्रिक फॉर्म से आराम सॉल्व हो गया। मैंने सोच रहा था कि इसमें जो है इसको यूज किया जाए। क्या करो? आखिरी में थोड़ा डिफरेंट किया, आंसर सेम ही आया। नहीं ठीक है, मतलब मैं सी वैसे ही निकाला, लेकिन मैंने डी के लिए दो की इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अच्छा, वो डायरेक्टली थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो ये तो ओरली हम कर सकते हैं ना, ABC बताएं तो D तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डर में चेंज करूंगा तो कुछ हो जाएगा? नहीं, चलो ठीक है, चेंज ही करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ऐसे है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, आराम समझ में भी आता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो पहले समझ लें हम बात किस बारे में कर रहे हैं। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कैसी भी हो सकती है, मान लो ये हो गया। अब क्लियर सी बात है, मैं अगर प्लॉट करूं A B, ये सेम साइड में है, ये लाइन की सेम साइड में है, और अगर A का कंपैरिजन C से किया जाए तो A और C ऑपोजिट साइड में। मेरे ख्याल से अब इस चीज को समझने में दिक्कत नहीं है कि लाइन की सेम साइड का मतलब क्या है और लाइन की ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या है। अब इस पॉइंट में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर दो पॉइंट, चलो अभी हम C को हटा देते हैं, अगर दो पॉइंट सेम साइड में हैं, ये बात हमको पता है या फिर हम ये पता करना चाहते हैं। अब अगर एक लाइन की इक्वेशन है हमारे पास ax + by + c = 0, और हम ये पता करना चाहते हैं कि दो पॉइंट जो दिए गए हैं वो दोनों सेम साइड में है या एक दूसरे के या लाइन के रेस्पेक्ट में एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में, ये चीज हमको चेक करनी है। ये कैसे पता किया जाए? अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है,
सर उसमें उसे मतलब जो इक्वेशन है उसे एक fx मान लेंगे और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो लेफ्ट राइट में, अगर ना ना नेगेटिव ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पे लेफ्ट और राइट मत करना पार्थ, वो गलत हो जाएगा। बाकी जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो। x1 सर y1 ऐसे x2 और y2 इसकी डालेंगे, तो अगर दोनों एक आए, दोनों पॉजिटिव आए तो सेम साइड, दोनों नेगेटिव आए तो सेम साइड, डिफरेंट आए तो डिफरेंट साइड्स। यस यस, ये बात बिल्कुल सही है। और हम बिना कुछ प्रूफ किए तो आगे बढ़ते नहीं, हम प्रूफ भी करेंगे उसको। बट फिलहाल हम कंडीशन निकालने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट, इफ a x1 y1 and b x2 y2 are on same side with respect to line L is equal to 0, L equals to ax plus by plus c is equal to 0, then, ठीक है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। सेम साइड में है तो कंडीशन क्या होगी। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं भाई, तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ध्यान सुनो। ये लोग कह रहे हैं कि अगर दोनों पॉइंट सेम साइड में हैं, सेम साइड में ऑलरेडी हमको पता है, तो अगर मैं उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो होगा ये कि दोनों का साइन सेम आएगा। जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है ही नहीं, सेम साइड का मतलब लाइन पे नहीं है ना। तो ये तो कंफर्म है कि ax1 plus by1 plus c is not equal to 0, ax2 plus by2 plus c is not equal to 0, ये तो कंफर्म्ड है। बट इसके साथ साथ एक और बात बोली जा रही है, और वो ये बोली जा रही है कि एक्चुअली इतना ही नहीं कि ये नॉन जीरो है, हमको ये भी पता है कि इनके जो वैल्यूज हैं उनका साइन सेम है। दैट मीन्स, मैं कंडीशन पहले लिख लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। If you substitute point A in the given equation, point B in the given equation, the signs of these two expressions will remain same, both positive or both negative. That's why I've written product of these two expressions will be greater than 0. Positive into positive is positive, negative into negative is positive. How can we prove this? इसको प्रूव कैसे किया जाए? हाँ, किसी को अगर वेरीफाई करना हो तो मैं तुरंत दिखा देता हूँ। मान लो ये लाइन ले लेते हैं, सबसे अच्छी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, सारे के सारे टर्म्स सेम साइड रखनी है, तभी तो तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अब जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट में लिया a 2,0, एक पॉइंट में लिया b 1,2, एक पॉइंट ले लिया मान लो मैंने c 3,4, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने d ले लिया मैंने मान लो -2, -1, मैंने एक पॉइंट ले लिया e, और e है हमारा -3, -2, और मैंने जो है उसको लोकेट भी कर रखा है, तुम वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि हम अब हर एक पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में डालकर तुम देखो, और तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि ये वर्क करता है एक्चुअली। 1,2 अगर मैं डाला, इसमें देखो पॉजिटिव आ रहा है, b का साइन पॉजिटिव। 2,0 वाला 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 3,4 डाला, 7 - 1 6 पॉजिटिव आ रहा है। a b c तीनों पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर तुमने d डाल दिया, -2 -1, -2 1 था एक्चुअली, वो -2,1, तो ये नेगेटिव आ रहा है, और अगर ये डाल दिया तो ये भी नेगेटिव आ रहा है ना। तो जस्ट टू वेरीफाई, साफ दिख रहा है कि हमने जो लिखा है बिल्कुल सही बात है। अगर सेम साइड में दो पॉइंट्स हैं तो साइन तो सेम होंगे, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। लेकिन ये कमेंट नहीं करना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, ये सब बातें नहीं बोलनी है। रीजन, लाइन की इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 है। अगर तुम बोलोगे कि राइट में पॉजिटिव आता है, लेफ्ट में नेगेटिव आता है, तो मैं इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तुम्हारा रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा।
तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, बस इतना बोलना है कि अगर सेम साइड में है तो सेम साइन होंगे और अगर ऑपोजिट साइड में है तो ऑपोजिट साइंस होंगे। अब ये तो प्रूफ नहीं था, ये इसका वेरिफिकेशन था, है ना। प्रूफ क्या होगा इसका, सोचो इस चीज को प्रूफ कैसे किया जाए। सर एक्स और वाई एक बार एक्स एक्सिस पे एक एक्स है और एक एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम देखें जैसे पॉइंट्स ए एंड बी हैं, दोनों के लिए एफ ऑफ एक्स बड़ा था ओरिजिनल से, मतलब मैं तुम कह रहा हूँ कि सेम। y कोऑर्डिनेट बड़ा हो गया। इस एग्जांपल में दिख रहा है साफ साफ कि सेम x के लिए अगर लाइन पे हम सेम x लें तो लाइन पे जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा वो छोटा आएगा, ऐसे कुछ सेम। हाँ सर, जब सेम साइड पे होंगे तो या तो दोनों एफ ऑफ एक्स से बड़े हो जाएंगे या दोनों एफ ऑफ एक्स से छोटे हो जाएंगे। हाँ बट उसकी अब ये चीज है कि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ये सब दिखाना पड़ेगा। एक जेनरिक प्रूफ जिसमें हम डायग्राम पे डिपेंडेंट ना हो। सर पैरेलल लाइन अज्यूम कर सकते हैं। पैरेलल लाइन अज्यूम कर सकते हैं, क्या करना है पैरेलल लाइन का, मतलब क्या करें पैरेलल लाइन बनाकर। सर फिर इंटरसेप्ट का डिफरेंस देखेंगे। जैसे ऊपर डायग्राम बताओ। फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब अगर मैंने ए बी को एक्सटेंड किया, अगर वो दोनों एक साइड पे हैं तो वो जो लाइन है वो उसको एक्सटर्नली कट करेगी। वेरी नाइस, नेगेटिव रेशियो में। परफेक्ट। तो जो कह रही है ध्यान सुनो कि अगर मैंने ए बी को ज्वाइन किया और मैंने इस चीज को एक्सटेंड किया, सबका तरीका सही था लेकिन प्रूफ थोड़ा सा जनरल इन नेचर हो कि हम अब ये चीज हमेशा करेक्ट है। लाइन का स्लोप कुछ भी हो, ए और बी कहीं भी हो, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी हो, लेकिन अगर ये दोनों सेम साइड में है, सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन है, तो भाई ये जो लाइन है वो उसके एक्सटेंडेड पार्ट को ही कट करेगी। और अगर ये दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में है, जैसे मान लो ए यहाँ पे होता है ऑपोजिट साइड में, अब तुम अगर ए बी को ज्वाइन करते तो डेफिनेटली जो लाइन होती है वो उसको इंटरनली कट करती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू केसेस। तो अब इस चीज का हम यूज कैसे करेंगे, ये देखो। प्रूफ कोई पूछता नहीं है, बट ये सब थॉट्स, ये सब आइडियाज जो है दिमाग में होने चाहिए ना, ठीक है। तो उसका हम यूज कैसे करेंगे भाई, इसका यूज हम ऐसे करेंगे। सर हम उसका रेशियो m1 m2 मान लेते हैं और फिर हम उसका x2 और x1 का इक्वेशन लिख के ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में डालेंगे तो m1 और m1 बाई m2 आ जाएगा। और m1 बाई m2 अगर मतलब मैं ऑपोजिट साइड पे मानूँ a तो वो तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उससे हम जज कर पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये जो ऊपर डायग्राम मैंने बनाया है, मान लो इसमें ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि CA अपॉन CB इज m बाई n। अब तुम्हें पता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है तो m बाई n, मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला होगा उसको नेगेटिव लगाना चाहिए। मैं m बाई n को भी नेगेटिव मान लूं तो फिर मैं पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो h की वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन फॉर्मूला, नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और k की वैल्यू आएगी my2 प्लस my1 अपॉन n प्लस n। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमने निकाला है, ये जो पॉइंट C है, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि a इंटू h mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, b इंटू my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो होनी तय है। अब इसके बाद तुम ध्यान दो, हम m बाई n निकालना चाहते हैं, हम उसका रेशियो निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा भाई, m के साथ देखो क्या आएगा, ax2, और ये देखो m इंटू बी वाई टू प्लस बी वाई टू, और देखो m प्लस n c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक cm भी आएगा तो प्लस c। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन,
तुम भी कर लेना। ऐसे ही n के साथ क्या आने वाला है, देखो n के साथ आएगा एक तो ax1, दूसरा आएगा n के साथ by1, और ये क्रॉस आई मीन डिनोमिनेटर यहाँ cn भी आ रहा है तो एक c भी आएगा, एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज m by n? m by n क्या आ रहा है, देखो m by n आ रहा है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c divided by ax2 plus by2 plus c, and this one line is sufficient to prove first part और second part जो भी same side और opposite side, because हमको पता है कि अगर वो दोनों same side में है तो this should be less than 0। भाई जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो तो इंटरनल का यूज किया ना, एक्सटर्नल के लिए m by n should be नेगेटिव, और m by n के नेगेटिव होने का मतलब हुआ ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c should be पॉजिटिव। यानी कि अगर दोनों पॉइंट सेम साइड में है तो ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों के साइंस सेम होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। करेक्ट? वही बात ऊपर लिखी गई है इस कंडीशन के, है कि नहीं? अब मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया बिकॉज सॉल्व करना इजी होता है, डिवीजन में प्रूव हो गया, बात तो सेम ही है ना भाई। दो एक्सप्रेशंस के साइन अगर सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन लो या डिवीजन लो, रहेगा तो पॉजिटिव। एंड सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं फिर, सेकंड पॉइंट। वेरी गुड, बढ़ेगा तुम लोगों ने भैया। इफ a x1 y1 b x2 y2 lie on opposite sides with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0, then ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c will be less than 0। यानी कि दोनों के साइंस ऑपोजिट होंगे, दैट्स इट। तो थ्योरी में तो इतना ही है, इस पॉइंट की थ्योरी इतनी ही है। अब इस पर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं, इसको पहले नोट कर लो, और किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो उसको डिस्कस कर लो यार, छोड़ना मत कुछ भी। कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं मैथ्स में, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, एप्लीकेशन बहुत वाइड होते हैं। अब यहीं पर हम धीमे 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 वहां पहुंचेंगे जहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट काम आना बंद हो जाएगा, तो हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए भी टाइम है। फिलहाल तो बताओ मुझे कि कुछ डाउट तो नहीं किसी को इस थियरी में या इस प्रूफ में? ये प्रूफ सभी को क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, क्वेश्चंस पे चले। अब क्वेश्चन करते हैं फिर। तो चलो पहला क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं कि इफ अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा lie on origin side with respect to the line x plus y minus 2 is equal to 0, find range of alpha। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो भाई। If alpha square comma alpha lie on origin side with respect to the line x plus y minus 2 is equal to 0, then find the range of alpha। origin side मतलब जिस साइड origin है उस साइड ही lie करता है। आंसर -2 to 1।
-2 to 1. -2 to 1. Very good. Including or excluding both? excluding Excluding both. तो भाई ओरिजिन साइड का मतलब ये हुआ, जरा ओरिजिन की साइड देखते, मतलब ओरिजिन रखने पे देखते हैं साइन क्या आता है। अगर मैंने ओरिजिन 0,0 सब्स्टिट्यूट किया इस लाइन में, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? 0 + 0 -2 नेगेटिव आ रहा है। अब अगर दो पॉइंट सेम साइड में है, तुमको पता है कि यानी कि इस पॉइंट को भी सब्स्टिट्यूट करने पर कैसे वैल्यू आनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 शुड बी लेस देन 0। और इस पॉइंट में तुम जैसे ही आओगे तुम्हें पता, आप समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ तो एक ही इनइक्वालिटी है। क्या है वो इनइक्वालिटी? क्या बन रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स अल्फा बिलोंग्स टू -2 to 1। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो उसको क्लियर कर लो। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन साइड, दैट मींस ओरिजिन एंड दिस पॉइंट आर ऑन द सेम साइड। तो जो ओरिजिन का साइन आएगा वही इस पॉइंट का भी साइन आएगा। क्लियर है ये? आगे बढ़े? यस पक्का? पूछ लो यार, कुछ पूछना हो तो। बाद में बोलना कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, उल्टा कर दिया मैंने, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर lie in the angular region formed by y equals to x and y equals to 2x in first quadrant. Find alpha. This point lies, if this point is lying in the angular region formed by these two lines, then what is the range of alpha? क्वेश्चन वैसे मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहिए, बट चलो ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। एक लाइन है y इक्वल्स टू x और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x। एंगुलर रीजन का मतलब ये वाला रीजन, देखो ये वाला, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट P है, वो इस रीजन में लाई करता हो। हमारा पॉइंट इस रीजन में लाई करे, इसके लिए कंडीशन निकालनी है। आर्यन, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको बताओ। आर्यन आ गया? यस सर। क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में आ रहा है? बताओ, कुछ बताओ, फिर डिस्कस करते हैं। सर एक लाइन के मतलब इस राइट साइड होगा और एक लाइन के लेफ्ट साइड। तुम राइट लेफ्ट मत करो, वरना मैं तुम्हें बताया ना उस चीज में फंस जाओगे, किसके पॉजिटिव किसका नेगेटिव, वो निकाला जा सकता है, बट उस चीज में मत पड़ो। हमने थियरी क्या पढ़ी पॉइंट्स है? अज्यूम नहीं कर सकते। यस, वी एक नीड एक्स अ एक्सिस रेफरेंस, assume वी कर नीड अ लेंगे, रेफरेंस हाँ। पॉइंट। जब तक हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तुम जो कह रहे हो वो भी काम नहीं हो पाएगा। अब तुम एक एक लाइन के रिस्पेक्ट में बात करो। अगर ये पॉइंट इस रीजन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं भी, तो कंफर्म है कि ये, और मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, मान लो दिस पॉइंट इज 2,0। क्या चल रहा है? 1 से 2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं।
मान लो मैंने पॉइंट लिया 2,0। अब जरा ये पॉइंट प्लॉट किया मैंने, सही प्लॉट किया है ना एक्स एक्सिस पर। अब जरा P को देखो और A को देखो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ क्या कमेंट कर सकते हैं P के साइन के बारे में? अगर A का साइन चेक किया जाए x माइनस वाई इक्वल टू 0 में डाला जाए इस पॉइंट को, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा? यस आर्यन, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई सर 2 माइनस 0 पॉजिटिव तो आ रहा है। तो इस पॉइंट P का साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट P का साइन क्या आना? क्यों? सर दोनों अपोजिट साइड्स पे x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाले लाइन के। क्यों? हाँ, क्योंकि इस लाइन के रेस्पेक्ट तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस में ले रहा हूं वो मैं 2,0 से ले रहा हूं। तुम्हारा खुद का कुछ हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, तो लेकिन सही से लोकेट करना उसको। तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं क्या भी होस्ट। अरे होस्ट सुनो भाई, कहाँ है होस्ट? आपको 1 घंटे बाद कोई होस्ट को बुलाओ यार। यस सर। मैं पार्थ क्या बोले? हेलो। हाँ यस क्या बोले पार्थ? हेलो हेलो। अरे होस्ट यार, मैं बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, निकाल दो सर। वो होस्ट बना के आप निकल जाओ, ठीक है? हेलो हेलो, हो गया, थैंक यू। क्या नेटवर्क है यार, एकदम ही चला गया। जियो है। जियो नहीं है यार, एयरटेल है। गायब ही कर दिया उसने। हाँ भाई, कहाँ पे थे हम लोग यार? क्या, हाँ ये था। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है 2,0 है ना, और इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से मैंने बोला कि जो पॉइंट P होगा उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आ रही है? पॉइंट P का साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉइंट P को रखते हैं हम लोग, क्या है, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर शुड बी नेगेटिव। सर एक डाउट है। यानी कि हाँ सर अगर मैंने x माइनस वाई कंसिडर कर लिया लाइन और 2x माइनस वाई पे ऊपर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया तो भी हो जाएगा ना? हाँ, कोई पॉइंट लो, कहीं भी लो, सही बात है। तुमने अगर 2x इक्वल टू वाई पे पॉइंट लिया तो वो सेम साइड हो जाएंगे, है ना?
Yes. रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी चॉइस है, मैंने एक्स एक्सिस लिया बिकॉज नॉर्मली सबसे अच्छा पॉइंट तो ओरिजिन होता है, बट ओरिजिन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, तो हम साइड जो है डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं ओरिजिन की, तो मैंने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा अल्फा बिलोंग्स टू क्या, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 and 1 1 to infinity. सर लेकिन माइनस हम ले नहीं सकते। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो अल्फा है वो क्लियरली पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ये वाली चीज डिस्कार्ड करके बोल देते हैं कि यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू ओनली 1 to infinity। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पर, अभी सेकेंड लाइन बाकी है ना। सेकेंड लाइन के रेस्पेक्ट में तुम देखो, सेकेंड लाइन में लिखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन। अगर तुम a को इसमें रखो इस इक्वेशन में तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। अरे 2,0 अगर रखोगे तो 4 माइनस 0 पॉजिटिव आ रहा है ना भाई। और ये दोनों पॉइंट्स देखो a और p, a और p को ध्यान से देखो, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में, सेकेंड लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है कि नहीं। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो इस बार ये भी पॉजिटिव ही देना चाहिए, सही है। तो क्या जाएगा इससे फिर, 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, अल्फा स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लेस देन 0, और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सबको आता ही है। अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से 2, 0 to 2 इंटरसेक्शन लेंगे। और अब क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस उस लाइन के ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे भी होना चाहिए, एंड है यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन लोगे और तुम्हारा आंसर आएगा क्या, क्या इंटरसेक्शन 1 to 2 1 to 2, आंसर इज 1 to 2, ये आंसर। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया। सर इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ ड्रॉ करके रेफरेंस लिया है, लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन दिया जिसका हम रफ ग्राफ भी नहीं ड्रॉ कर पाए। यस यस, क्या बात है, मैं उस पे आऊंगा, तुम आ गए अपने आप, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं तरुण, तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, पहले उसको नोट कर लो, क्योंकि यही वो चीज है जो बुक्स में नहीं होती है और उस पर मैं आना चाहता हूँ। ये भी अलग बात है कि बुक्स में नहीं होती है तो एग्जाम में भी नहीं पूछी गई आज तक, लेकिन पूछी नहीं जा सकती वो नहीं बोला जा सकता है। तो हर पॉइंट में वही है, एक बार हम बियॉन्ड थोड़ा जाते हैं, एडवांस के बाहर, इसमें भी जाएंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर 1 to 2 है इसका, है सर मैंने इसे थोड़ा दूसरे तरीके से किया था। हाँ, क्या तरीका तुम्हारा। सर मैंने जैसे y इक्वल टू एक्स था और दूसरे का y इक्वल टू 2x था, तो मैंने y इक्वल टू एक्स में वो y को 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नेगेटिव आया वो, तो मैंने उसे नेगेटिव अज्यूम कर लिया, और दूसरे में वो पॉजिटिव आया तो मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, क्योंकि हम एक ही क्वाड्रेंट में हैं अभी पहले वाले। नहीं, क्या पॉजिटिव आ गया, क्या नेगेटिव आ गया। सर जैसे y इक्वल टू x था और y इक्वल टू 2x था, मैंने और x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो मैंने y इक्वल टू 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी लाइन का, मतलब बेसिकली दूसरी लाइन। तुम बेसिकली दूसरी लाइन के किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रहे हो, तुम जो कर रहे हो कोई अलग तरीका नहीं है, तुमने बस एक वेरिएबल पॉइंट लिया है। तुम हाँ सर, मैंने वेरिएबल पॉइंट बोला y इक्वल टू 2x, सो यू आर टेकिंग, और मैं उसे कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ, है ना, सही है, तरीका सही तुम्हारा, बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन 2x माइनस वाई
2x minus y minus 2 is equal to 0 and 3x plus 2y 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. ये 3 लाइंस है, तीनों में देखो कोई भी दो पैरेलल नहीं है, राइट? कॉन्करेंसी वाली बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये तीनों लाइंस एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, दे फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। If P alpha square comma alpha lies inside the triangle, find P. P alpha square comma alpha lies inside the triangle, find P. Point P find करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन समझ में दिक्कत बता देना यार। जो लोग प्लॉट करना चाहते हो मैं उनकी हेल्प करता हूँ, प्लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेसिक मेथड से ही होते हैं, प्लॉटिंग करो। प्लॉट कर लेते हैं। ये लाइन हो गई x plus y is equal to 2। एक और लाइन बना लेते हैं 2x minus y, यानी x तो 1 पे है और y कितने पे है? -2। तो ये हो गई 2x minus y minus 2। और थर्ड लाइन जो है हमारी, उसमें है क्या? 3x plus 2y यानी 5/3, स्लाइटली 1 से बड़ा। x का 5/3 और y का 5/2। बड़ा खतरनाक ट्रायंगल बन रहा है भैया। I don't know कितना एक्यूरेट बना है, बट मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये रहा। तो ये ट्रायंगल जो है उसकी बात हो रही है, छोटे से ट्रायंगल। ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है तो बताओ। सर सेंट्रॉइड लेकर के उसके साथ वही चीज कर ली। परफेक्ट, कोई बुराई नहीं है इसमें। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा ट्रायंगल के अंदर है। ये तरीका हम तब यूज करें प्रतीक्षा जब हम प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं ना। yes, मैं सारे मेथड से भी डिस्कस करूंगा। अभी तरुण वाली बात भी आएगी कि हम प्लॉट कर ले रहे हैं तो ये सारी बातें हो जा रही हैं, प्लॉट नहीं कर पाएंगे तब क्या। लेकिन अगर मान लो मैंने प्लॉट कर लिया है, मेरा ट्रायंगल बिल्कुल सही प्लॉट हुआ है, जैसा मान लेते हैं। सही हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज देखनी पड़ेगी हालांकि। सर एक और तरीका है ना? मेरे हिसाब सही है। हाँ ठीक है सर, अल्फा स्क्वायर और अल्फा को हम x plus y minus 2 और 2x minus y minus 2 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे एक आंसर आएगा और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे विद वही पॉइंट को हम 3x plus 2y minus 5 में पुट कर देंगे, उसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। ओके सर तुम कह रहे हो कि दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको निकालने में, ये कह रहे हो ना? देखो प्रतीक्षा, तुम्हारे मेथड में क्या है कि तुम्हें तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, बट इतना काम जिसने कर लिया उसको लाइंस को इस तरह प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। लाइंस प्लॉटिंग में दिक्कत क्या है
कि अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग हो गया ना तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। सर, अगर मैंने प्लॉटिंग सही इसमें की है, लगेगा नहीं ना सेंट्रोइड निकालने के लिए, इक्वेशंस तीनों ही है तो। हाँ सर इतना टाइम हाँ नहीं लग करेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज कोएफिशिएंट्स मैंने अच्छे दिए, बट मान लो कोएफिशिएंट्स गंदे हो, या एक सिचुएशन ऐसी है इसमें, वो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। तो तुम्हारे मेथड में इतना है कि अगर सेंट्रोइड आराम से निकल सकता है तो वो बेटर मेथड है। प्लॉट मत करो, प्लॉट करने में कुछ भी गलती हो गई अगर, तो सब कुछ सारे रिजल्ट्स जो हैं उल्टे 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 हो जाएंगे। अगर मैंने सही प्लॉटिंग की है, मान लो एक बार चलो सही प्लॉटिंग की है, बेस्ट रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है। नाउ फॉर एनी पॉइंट इनसाइड दिस ट्रायंगल, इनसाइड हर एक लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन की पोजीशन देखो विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। पॉइंट P और ओरिजिन सेम साइड में या अपोजिट। फॉर एग्जांपल पहले हम पकड़ते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इस लाइन को, तो ओरिजिन और P, ओरिजिन और वो पॉइंट सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, बताओ। सेम या अपोजिट? सर सेम साइड में। सेम साइड में दिख रहा सबको। तो ओरिजिन अगर मैंने डाला इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में 0 0, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट नेगेटिव साइन देगा फर्स्ट इक्वेशन में। ये बात सबको समझ में आती है? आ रही है बात? अब आते हैं सेकंड लाइन पे। देखो सेकंड लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस सेकंड लाइन को देखो और बताओ कि ओरिजिन और P, O और P सेम साइड में या अपोजिट साइड में? सेम साइड। सेम साइड। सेम साइड में। तो यहाँ पे भी अगर तुमने ओरिजिन डाला 0 0 तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। व्हाट अबाउट थर्ड लाइन? थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन ये वाली है, ये इस थर्ड लाइन के रिस्पेक्ट में O और P अपोजिट साइड में है, दैट्स व्हाई 0 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। और इतने तो करना था, इसके बाद तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, सर होगी इस तो केस होगी, में आपने नहीं होगी। प्लॉटिंग सही किया है, बिकॉज स्लोप अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो समझ रहा है। हाँ मुझे पता है, मैंने सही किया है भाई, गलत क्यों करूंगा? प्लॉटिंग सही की होगी। तो मैंने गलत वो कहाँ जा सकते हैं प्लॉटिंग? प्लॉटिंग में गलती अगर बहुत क्लोज पॉइंट्स होते हैं ना तो मिस्टेक हो जाती है। लाइन का इंक्लिनेशन वो आगे कट करेगा पीछे कट करेगा, मिस्टेक हो सकती है। और एक केस में तो लाइन प्लॉट कर ही नहीं पाओगे, कब? जब लाइन में ही मान लो यहाँ पे लिखा होता अल्फा एक्स, अब तुम लाइन को प्लॉट ही नहीं कर पाते ना, उस केस में क्या करना होगा वो भी डिस्कस करना है। बट फिलहाल अगर ये तरीका जो मेथड 1 है हमारा वो तुम्हें समझ में आ रहा हो तो सबसे बेसिक तरीका वही है कि तुमने लाइंस को प्लॉट कर लिया, तुमने ओरिजिन या ऐसा कोई और इजी पॉइंट ले लिया रेफरेंस के लिए, और तुमने डिसाइड किया कि इस पॉइंट के साइंस क्या होंगे, और एक बार ये काम हो गया तो बस अब तुम्हें उस पॉइंट को प्लॉट करना है, सॉरी इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है, और 3 इनइक्वालिटीज बनेंगी। क्या बनेंगी? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, सेकेंड इनइक्वालिटी हो गई। और थर्ड में आएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 ग्रेटर देन 0। रिमेंबर, तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो जरा सा इसका आंसर एक बार निकाल लो क्योंकि भी डिस्कशन बाकी है इसमें। आंसर निकालो। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो इजी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? अल्फा बिलोंग्स टू -2 to -2 to 1 हो गया। सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 1 minus root 17 by 4 to 1 plus root 17 by 4. 1 minus root 17 by 4 to 1 plus root 17 by 4। ओके, और तीसरे का सॉल्यूशन क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू -5/3 यूनियन 1 to infinity। 1 to infinity। ऑलराइट, तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल इजी है, पहले रिजल्ट और तीसरे रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेना। फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ? फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट का इंटरसेक्शन है या नहीं है?
नहीं है ना? नहीं है सर। -2 नहीं to सर, -5 -2 to -5 माइनस बोलते 2 to माइनस मतलब ये कैसे देखते हो यार? -5/3 जो है वो -1 पॉइंट समथिंग हुआ, -2 उसके पहले है, -2 से 1 इसके पहले तो इंटरसेक्शन हुआ ना यार, इंटरसेक्शन है। क्या है इंटरसेक्शन? -2 से -5/3। अब इसका इंटरसेक्शन लो, इसका इंटरसेक्शन लो इसके साथ, 1 - √17/4 से 1 + √17/4। ऑब्वियसली पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव के बीच में ही होगा। सो 1 - √17/4 अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ भाई? -3/4 -0.75 के आसपास होगा। अप्रोक्सीमेटली हाँ, -3/4 के आसपास होगा, सही बात है। -3 यानी ये चीज -3/4 से बड़ी है, -3/4 और ग्रेटर, और ये चीज ये -5/3 से छोटी है। इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं हुआ, अल्फा बिलोंग्स टू नल सेट। ठीक है, इन तीनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन नहीं निकला, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 5। अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा। करेक्ट? समझाइए मेथड। दूसरा मेथड था प्रतीक्षा वाला। जो दूसरा मेथड था वो ये था कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम बिना प्लॉटिंग के अगर चाहते हैं तो हमको सेंट्रॉइड हमारे लिए बेस्ट बैठे ना। फाइंड सेंट्रॉइड एंड देन यू पुट सेंट्रॉइड इन ऑल द लाइंस में प्लॉट करने, लाइंस में सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन चेक कर लो, और जो सेंट्रॉइड का साइन होगा वही साइन इस पॉइंट का होगा, है कि नहीं? क्योंकि तुम कोई भी लाइन लो, क्योंकि वो सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर है, ये पॉइंट हमेशा ट्रायंगल के अंदर है, तो हर लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट सेम साइड में ही रहेंगे हमेशा। भाई ट्रायंगल में सेंट्रॉइड अंदर होता है, ये पॉइंट अंदर है, तो हर लाइन के रेस्पेक्ट में, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, हमेशा ये दोनों पॉइंट सेम साइड में ही रहेंगे। तो ये मेथड मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ गया ना सबको? सेंट्रॉइड निकालने का तरीका सबको पता ही है। लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3। सर अगर लेकिन हमने अब वर्टाइसेस निकाल ही दिया है तो फिर वापस सेंट्रॉइड क्यों निकाल रहे हैं? सेम चीज वर्टाइसेस पे भी कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर हम वर्टाइसेस निकाल चुके हैं, बस एक फायदा ये है कि सेंट्रॉइड निकालने का, कि सेंट्रॉइड ही एक पॉइंट में डालना पड़ेगा, और अगर तुम्हें वर्टाइसेस निकाले हैं तो तुम्हें हर बार अलग अलग पॉइंट डालने पड़ेंगे। जैसे बीसी की लाइन में ए डालना पड़ेगा, एसी में बी डालना पड़ेगा। अगर ये कर सकते हो करो, कोई बात नहीं, सही बात है। बट सेंट्रॉइड निकालने में हार्डली 5 सेकंड निकलते हैं, एवरेज निकालना है ना, x1 x2 x3/3। यस सर। सर इसमें भी प्लॉट करना सेंट्रॉइड पड़ेगा ना? निकालना तब नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों प्लॉट करना पड़ेगा, बताओ मुझे क्यों? No matter what the situation is, P and G will remain on the same side with respect to each and every line. तो हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ सर, ओके। नहीं है ना? तो हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अब जिस पॉइंट पे मैं आ रहा था, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बार बार, वो पॉइंट या तरुण वाला जो पॉइंट था, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अल्फा x + y - 2 = 0, x - alpha y + 3 = 0, and let's say 2x + y - alpha = 0, and find alpha if alpha, alpha lies inside the triangle formed by these lines. तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, बिकॉज सर पहले ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा पे लिमिटेशन लगा दे कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लगा दो।
बट देन हाँ फिर वो दूसरे स्लोप्स के रिस्पेक्ट में पता नहीं पड़ेगा बड़ा है कि छोटा है। और समझा नहीं मुझे, लेकिन हाँ मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा, केसेस बनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये इस पॉइंट का जो है कह सकते हो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है। ये क्वेश्चन जनरली लोगों को दिखता नहीं है अपने आगे, क्योंकि हम जो है जेई लेवल तक ही जाते हैं। जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, लेकिन आ सकता है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब हमारे मेथड फेल हो रहे हैं भाई, हम प्लॉट तो कर ही नहीं सकते, प्लॉटिंग तो छोड़ ही दो। और सेंट्रोइड वाला जो मेथड है हमारा, अगर हम सेंट्रोइड निकाल भी लें तो सेंट्रोइड को पुट करने के बाद साइन क्या होगा, वो थोड़ा ट्रिकी है सोचना। हालांकि उससे हो जाएगा, लेंथी जरूर है लेकिन उससे हो जाएगा। फिर साइन के लिए केसेस बना के फिर कर सकते हैं ना। हाँ मतलब सेंट्रोइड का साइन क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुम याद करो कि हमें ये चीज पता है ना, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is less than 0। इनफैक्ट जैसा उसने ये बोला कि सेंट्रोइड तक जाने की जरूरत क्या है, अगर हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें विच विल कम इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो वो इसमें डाला जाए तीसरी इक्वेशन में, और तीसरी इक्वेशन डालने के बाद जो भी साइन आएगा उसको अल्फा अल्फा का भी साइन वही होना चाहिए। तो सेंट्रोइड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने पड़ेंगे। तो क्यों ना इसको तुम लोग ट्राई करो एक बार, और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। इससे पहले मैं पूरा सपोज बता ही दूं, और मैं चाहता हूं कि ना केवल ये क्वेश्चन सॉल्व हो, एक जेनरिक फॉर्मूला बन के आए, एक ऐसा स्टेटमेंट आए जो हमें हेल्प करे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में। So I want to generalize this problem. I want to have a question like this, जहाँ पर I have these three ऐसा हो lines. सकता है क्या कि हम जो पॉइंट है अल्फा अल्फा हम लोग उसको पुट कर दे दो इक्वेशन में, और दोनों जो हम लोग के टर्म्स बन रहे हैं, एक्सप्रेशन बन रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दे। और हम लोग इतना तो बोल ही सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, 0 से मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे सर मतलब अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो केसेस बनाते हैं, एक दोनों में से कोई भी दो, मतलब तीनों में से कोई भी दो लाइन पकड़ लें, और फिर केस 1 बनाए कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो फिर अरे प्रॉब्लम बन रही है। सर आप हमेशा ट्रायंगल की बात कर रहे हो या ज्यादा भी हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं 3 लाइंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। सर जस्ट पूछ रहे थे, अगर हमने पॉलीगन लिया कोई, तो उस केस में भी हम उसके सेंटर ऑफ मास के साथ ये नहीं कर पाएंगे ना जो हम सेंट्रोइड के साथ कर रहे हैं? नहीं कर सकते हैं, फिर वो उसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव वाली प्रॉब्लम है ये। ओके सर। सो नहीं आएगा, ट्रायंगल के बाहर नहीं आते हैं वो। ट्रायंगल के बाहर जाना फिर तो वही है कि हर एक पॉइंट लोकेट किया जाए, या फिर से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से हम कुछ चीजें बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब जेई के लेवल से फिर वो बाहर इसलिए निकल जाएगा बिकॉज बहुत लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 लाइंस तक काफी। फाइंड कंडीशन ऑन पी अल्फा बीटा लाइज फॉर विच P lies inside the triangle formed by these lines. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम ये क्वेश्चन तो सॉल्व करो, उसके साथ साथ ये भी बताओ मुझे इन जनरल, मतलब एक फॉर्मूला बन के तैयार रहे और हम बिल्कुल रेडी रहें कि ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा तो उस फॉर्मूले में डाला और आंसर आ गया, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम इस पर आज थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखते हैं कौन करके लाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और उसकी कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस होंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्योमेट्री जहां पे आ जाएगी, तो कई ऐसे क्वेश्चंस जो कैलकुलस अलजेब्रा से बहुत गंदे हो जाएंगे बट ज्योमेट्री की हेल्प से बहुत आराम से किया सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। सो डू नॉट मिस दैट क्लास। ओके, चलो मिलते हैं फिर। क्या और कोई बात?